हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील संकल्प स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज डिस्कस करूंगा जो एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में कौन व्यंजन संधि है? निम्न में कौन व्यंजन संधि है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दिगंत। अच्छा, मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ संधि के बारे में। संधि जो होती है ना, वह 3 प्रकार की होती है। एक क्या होती है? एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि, और एक होती है जिसको हम लोग कहते हैं कौन सी संधि? विसर्ग संधि। ये 3 संधि होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा और मैं इसमें बता देता हूँ। जब स्वर के बाद स्वर का मेल होता है, जब स्वर के बाद स्वर का मेल होता है तो वह स्वर संधि होती है। लेकिन व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर का मेल हो, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। व्यंजन के बाद या तो व्यंजन का मेल होगा या तो स्वर का मेल होगा, तो वह कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। ठीक है। यदि विसर्ग के बाद व्यंजन या स्वर आए तो वह विसर्ग संधि होती है। ठीक है, तीनों संधि पे मैंने डिस्कस कर दिया। लेकिन यह व्यंजन संधि दिगंत जो है, यह व्यंजन संधि है कैसे? इसके रूल पे मैं थोड़ा सा चर्चा कर दूं क्या? हाँ, देख लीजिए। इसका संधि विच्छेद करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दिक दिक धन अंत। दिक धन अंत एक रूल होता है, मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। यदि वर्गीय व्यंजन के प्रथम वर्ण यानी कि क, च, ट, त, प, यानी वर्गीय प्रथम शब्द को तोड़ने पर जो प्रथम शब्द आ रहा है उसमें से कोई या तो क रहेगा या तो च रहेगा या तो ट रहेगा या तो त रहेगा या तो प। अंतिम वर्ण जैसे यहाँ पे क है ना, तो देखो यहाँ पे क अंतिम है ना, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क है। और उसके बाद यानी कि दूसरे शब्द में पहला वर्ण वर्गीय व्यंजन का तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण। कौन सा? वर्गीय व्यंजन का तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण, या कोई अंतस्थ व्यंजन आए या कोई स्वर आए, तो यह क जो है ना, यह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा। जैसे क जो है वह किस में चेंज होगा? ग में चेंज हो जाएगा। क किस में? ग में। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा भाई? ये क्या हो जाएगा? दी क। तो अब ये क्या हो जाएगा? दी ग। क्या हो जाएगा? दी ग। हलंत है, अंत है इसमें, अंत ये मात्रा इस पे चढ़ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? दिगंत हो जाएगा। दिगंत हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका रूल होता है। एक बार फिर से रिपीट करके सुन लीजिएगा। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल और दे दूं क्या? एक आध एग्जाम्पल और मैं दे देता हूँ। जैसे मैंने बोला हूँ वाक धन ईस, वाक धन ईस। अब बताओ, मैंने यही तो बोला हूँ कि वर्गीय व्यंजन का क च ट त प यानी प्रथम वर्ण, प्रथम शब्द का ये अंतिम वर्ण हुआ ना, इसमें से क च ट त प, इसमें से कोई वर्ण आए, उसके बाद कोई वर्गीय व्यंजन का तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन या कोई स्वर आए, तो यह क्या होता है? अपने ही वर्ग के यानी क वर्ग का क ख ग घ, तो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, यानी कि क किस में बदलेगा? ग में। तो क ख ग, तो क क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। तो यहाँ पे ग लिखेंगे और मात्रा ग पर ई की बड़ी ई की मात्रा चढ़ेगी, तो क्या हो जाएगा? यह वागीस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वागीस हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और मैं दे देता हूँ। जैसे मैंने उत लिखा, उत धन योग, उत धन योग, ध्यान से समझ लीजिए भाई। जैसे यह आधा त है ना, आधा त, तो क च ट त प
प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क च ट त प आएगा, उसके बाद या तो वर्गीय व्यंजन का तीसरा वर्ण रहेगा या तो चौथा वर्ण रहेगा। ठीक है, या तो अंतस्थ व्यंजन रहेगा या तो कोई स्वर रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, अंतस्थ व्यंजन। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, अंतस्थ व्यंजन। तो यह किस में बदलेगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में त थ द। तो ये क्या हो जाएगा, उद हो जाएगा। ठीक है, और यह योग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा इस क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राम कलम से पत्र लिखता है में कौन सा कारक है। राम कलम से पत्र लिखता है में कौन सा कारक है। एक बात बताइए, मैंने कारक आप लोगों को पढ़ाया है, कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। मैं चर्चा कर दूं क्या थोड़ा सा। कर्ता का परसर्ग होता है ने, परसर्ग का मतलब होता है चिन्ह। ठीक है, और कर्ता को प्रथमा विभक्ति भी कहते हैं, कर्म को द्वितीया विभक्ति, इसका परसर्ग क्या होता है, को। परसर्ग का मतलब चिन्ह होता है। ठीक है, करण होता है, करण का चिन्ह क्या होता है, से या के द्वारा। ठीक है, और संप्रदान जो होता है, संप्रदान का चिन्ह क्या होता है, के को लिए। ठीक है, और आपादान का चिन्ह क्या होता है, इसका भी से होता है लेकिन अलगाव के लिए प्रयोग होता है। फिर उसके बाद एक संबंध आता है, संबंध का क्या होता है, का के की ना ने नी रा रे री, ये सब आते हैं। ठीक है, अधिकरण का क्या होता है, में पर होता है, और संबोधन का क्या होता है, हे हो अरे। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, राम कलम से पत्र लिखता है, तो कलम से पत्र लिखता है, से दो ही में आएगा, या तो आपादान में आएगा और या तो करण में आएगा। परसर्ग ये किसका है, या तो करण में या तो आपादान में। लेकिन आपादान में जब प्रयोग होगा तो वह दो चीज़ों से अलग होने के प्रतीक में दो चीज़ों से अलग होने के लिए प्रयोग होगा से का। ठीक है, और करण में जो होता है वह साधन के रूप में प्रयोग होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, करण कारक। जैसे राम कलम से पत्र लिखता है ना, तो से इसमें जोड़ने का काम कर रहा है, और कलम जो है ना वह साधन का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। और यहीं पे मान लो कि अपादान कैसे होता, जैसे अपादान कैसे होता मैं बता देता हूँ। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलगाव के लिए। अपादान में क्या प्रयोग होगा, अलगाव के लिए। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। कर्म जानते हैं, कर्म का चिन्ह होता है को, और कर्ता का होता है ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में लाघव चिन्ह है। लाघव चिन्ह जानते हैं किसे कहते हैं, लाघव चिन्ह। थोड़ा सा मैं रिव्यू दे रहा हूँ चिन्ह का। कामता प्रसाद जी गुरु जी जो हैं वह व्याकरण के लेखक माने जाते हैं। ठीक है, तो व्याकरण में इन्होंने 20 प्रकार के चिन्ह का प्रयोग बताए हैं। और विराम का मतलब क्या होता है, ठहराव। विराम चिन्ह कितने बताए हैं, 20। उसी में एक लाघव चिन्ह होता है, और यह लाघव चिन्ह जो होता है ये वाला इसका प्रतीक होता है, जीरो टाइप होता है। ठीक है, अंडेकार के समान होता है। ठीक है, जैसे इसका प्रयोग कहाँ होता है, जैसे डॉक्टर मैंने लिखा ना, देखो यहाँ पे मैंने जीरो बना दिया, तो ये लाघव चिन्ह का प्रयोग हुआ। ठीक है, किसी भी नाम को शॉर्ट करने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, और ये चिन्ह ऑप्शन नंबर ये देखिएगा, ये इस चिन्ह को जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, समाप्ति सूचक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये डबल बिंदी जो होती है ऊपर नीचे, इसको उपविराम या अपूर्ण विराम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपविराम या अपूर्ण विराम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए,
इसको क्या बोलते हैं, विवरण चिन्ह। यानी कि जब ऐसे हम चिन्ह लगा देंगे ना, तो इसका मतलब कि हम इसके बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं विवरण चिन्ह। ठीक है, थोड़ा सा और मैं चर्चा कर दूं क्या? अच्छा मुझे बता दो, ये वाला ये कौन सा विराम है? ठीक है, इसको बोलेंगे अल्प विराम। क्या बोलेंगे? अल्प विराम। और यहीं पे थोड़ा सा ऊपर बिंदी लगा देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? अर्ध विराम। और इसी को खड़ी पाई कर देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम। और इसी के नीचे थोड़ा सा बिंदी लगा देंगे खड़ी पाई के नीचे, तो इसको बोलेंगे विस्मयादि बोधक। ठीक है, एक योजक वाले, ये लंबी पाई जो होती है, ये खड़ी पाई जो होती है पट में, इस तरह से खींचा जाए तो इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। ये बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है, योजक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप है। श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप है। श्रृंगार का तत्सम का मतलब जानते हैं, शुद्ध शब्द कैसे लिखा जाए, ऐसे समझिए। तत्सम का मतलब संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान हम कैसे लिखेंगे, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि उसको शुद्ध कैसे लिखा जाए। ठीक है, तो श्रृंगार जो होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ये वाला, श्रृंगार सही होता है। आप लोग देखे होंगे श्रृंगार महल लिखा रहता है ना, तो ऐसे लिखते हैं, ताकि ये क्या है? गलत है। अब गलत क्यों है मैं बता दूं? अच्छा थोड़ा सा समझ लीजिए इसका लॉजिक क्यों गलत है। श्री में जो होता है ना, यहाँ पे यह री की मात्रा होती है। क्या होती है? री की मात्रा, ये री की मात्रा होती है। ठीक है, तो जब श्री में री की मात्रा रहेगी तो र में उसमें र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे हम स्र ये लिखते हैं ना, ये स्र करके लिखते हैं ना, तो ये स्र कैसे मिलकर बना है? आधा स और धन र से मिलकर बना है। हमें इस र की आवश्यकता नहीं है, हमें यहाँ पे री की आवश्यकता है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख दिए तो यह स का प्रदर्शन कर रहा है, और यहाँ पे ऐसे जब बिंदी मैंने खींच दिया तो यह र का प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता है री की। तो ये श्री हो गया, और यहाँ पे ऊपर बिंदी लगाएंगे श्रृंग और गार लिखेंगे। तो इसलिए जो है ये वाला शुद्ध है जो मैंने लिखा हूँ, श्रृंगार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा और कुछ मैं शुद्ध शब्द बता दूं क्या? और थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मैं गेहूं का तत्सम रूप क्या होगा? गेहूं का तत्सम रूप क्या होगा? गोधूम होगा। क्या होगा? गोधूम होगा। ठीक है, ये गेहूं का होता है। अच्छा माँ का बताइएगा। माँ का तत्सम रूप मातृ होता है। ठीक है, 16 संख्या होती है ना, जैसे 15 16, तो 16 का तत्सम रूप क्या होगा? षोडश होगा। इसको मैं लिख देता हूँ, षोडश होगा। क्या होगा? षोडश होगा। यहाँ पे बड़ा सा रहेगा। ठीक है, षोडश होगा, ये बड़ा सा रहेगा। चलिए देख लीजिएगा, षोडश होगा। ठीक है, अच्छा किवाड़ का तत्सम रूप में पूछूं तो किवाड़ का क्या होता है? कपाट होता है। सलाई बहुत पूछता है, सलाई का क्या होता है? सलाका होता है तत्सम। अच्छा कुत्ता का क्या होगा? कुत्ता का तत्सम कुक्कुर होगा। और कोयल का तत्सम क्या होगा? कोकिल होगा। हाँ कोयल का ध्यान रखिएगा, ये कोकिल होता है। ये शुद्ध अशुद्ध में भी पूछ सकता है, कोकिल होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोयल का कोकिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द पुर्तगाली है? पुर्तगाली यानी कि अगर हम देखें तो कुछ शब्द जो हैं हमारे देश में बोले जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? देशज शब्द बोलते हैं। और जो विदेश से आए हुए हैं उसको विदेशज शब्द बोलते हैं। तो विदेशज शब्द के ही अंतर्गत जो है एक पुर्तगाली शब्द भी है। पुर्तगाली से शब्द भी आए हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ना, जैसे पुर्तगाली से कुछ शब्द आए हैं, कुछ तुर्की से आए हैं। ठीक है, कुछ फ्रांसीस से आए हैं, कुछ अंग्रेज़ से आए हैं। तो ये थोड़ा बहुत हम लोगों को जानकारी रहना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। चलिए पुर्तगाली से पूछा है ना, तो पुर्तगाली से इसमें सही जवाब हो जाएगा आल्पिन। क्या होगा? आल्पिन ये पुर्तगाली शब्द है। लेकिन ये बैलगाड़ी जो है ना,
यह संकर शब्द है। संकर शब्द क्या होता है? दो देश की भाषाओं से मिलकर जो शब्द प्रयोग होते हैं ना, जैसे बैल हो गया, बैल और गाड़ी, ठीक है। तो ये दो शब्द से जो मिलकर बना है, दो देश की भाषाओं से जो मिलकर बना है, वह क्या कहा जाएगा? संकर शब्द कहा जाएगा। ट्रेन क्या है? इंग्लिश शब्द है। और बेगम क्या है? बेगम तुर्की शब्द है। पुर्तगाली का कुछ मैं बता दूं क्या? जैसे पुर्तगाली का हो गया अलकतरा, हो गया अलकतरा, फीता हो गया, अलमारी हो गया, तंबाकू याद रखिएगा, तंबाकू बहुत पूछता है, तंबाकू कहाँ का है? पुर्तगाली का, ठीक है। तुर्की का थोड़ा सा जान लीजिए। तुर्की का जैसे कुली हो गया, कैंची हो गया, चमचा हो गया, ठीक है, बेगम हो गया, लफंगा हो गया, एक और शब्द होता है तलाश, तलाश भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हमें समय दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में दिया है जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ है, यानी कि जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा लड़ाई झगड़ा होना। क्या होगा? लड़ाई झगड़ा होना। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा मुहावरा है, आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो उसका एक ट्रिक है, जिस भी मुहावरे के अंत में ना जुड़ा होगा, जैसे यहाँ पे देखो होना, होना, दिखाना, और यहाँ पे टेकना, ना जुड़ा है ना, तो वह मुहावरा होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये मुहावरा होता है, नहीं तो कहावत टाइप होती है, कहावत होता है, ठीक है। तो मुहावरा पूछेगा कि निम्न में से कौन सा मुहावरा है, तो उसके अंत में क्या होगा? ना रहेगा, ठीक है। अच्छा, पौ 12 होना का क्या हो जाएगा? मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पौ 12 होना का मतलब अत्यधिक क्या होना? लाभ होना, ठीक है। घुटने टेकने का क्या होगा? घुटने टेकना यानी हार मान लेना। और सब्जबाग दिखाना, सब्जबाग दिखाना का मतलब होता है प्रलोभन देना। क्या करना? प्रलोभन देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दिया है देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, में कौन सा रस है? देखिए, ये तो आप लोग लाइन जानते हैं, कहाँ कहाँ का है। सुदामा जी जो है कृष्ण के पास जाते हैं, उस समय सुदामा के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, और कृष्ण से मिलने उनके द्वार पे चले जाते हैं। तो उसी समय की ये पंक्ति है, ठीक है। तो वह करुणानिधि यानी कि कृष्ण भगवान, ठीक है। दीन दशा मतलब देखी सुदामा की दीन दशा, करुणानिधि, करुणा करके करुणा निधि रोए, ठीक है। तो यह क्या है? देख के जो है वह कृष्ण भगवान जो है वह शोक, हाँ, शोक में पड़ गए हैं। करुण, करुण यानी शोक में पड़ गए हैं, ठीक है। करुण रस है यानी दुखी हैं कि हमारा मित्र जो है इतना गरीब है और हम इतना ये हैं, ठीक है। तो ये कौन सा है? करुण रस है। और करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? क्या है? शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। और मुझे बता दो, इसमें वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार में कल ही चर्चा किया था। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक जो होता है वियोग श्रृंगार होता है, और एक संयोग श्रृंगार होता है, ठीक है। और इसमें रौद्र, रौद्र रस जानते हैं? रौद्र रस किसको, इसका स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। अच्छा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है, ध्यान रखिएगा। और शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है या वैराग्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्यामा शब्द किसका पर्यायवाची है? श्यामा शब्द किसका पर्यायवाची है? तो आप लोग जानते होंगे, श्यामा किसका पर्यायवाची है? कोयल का है। किसका है? कोयल का है, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, अगर यहीं पे मैंने लिख दिया ना श्याम,
तो श्याम कृष्ण का पर्यायवाची होगा, लेकिन श्यामा यदि पूछे तो वह कोयल का पर्यायवाची होगा। चलिए कोयल का पर्यायवाची मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे श्यामा हो गया, पीक होता है, क्या होता है, पीक। फिर उसके बाद होता है कोकिला, कोकिला तो जानते हैं, मदन सलाका होता है, क्या होता है, मदन स बड़ा सा है, स लाका होता है, मदन सलाका, ठीक है। फिर इसके बाद से कलघोष भी होता है, कलघोष। और एक और होता है बसंत दूत भी होता है, क्या होता है, बसंत दूत भी, ठीक है। अच्छा कृष्ण की पर्यायवाची मुझे बताइए तो कृष्ण की श्याम होता है, मोहन होता है, माधव होता है, बनवारी, बनवारी, वासुदेव, गोविंद, मुकुंद, दामोदर, मुरलीधर, ये सब तो जानते हैं आप लोग, ठीक है। गणेश का पर्यायवाची बताइएगा तो गणेश का, किसका, गणेश का, गणेश का विनायक हो गया, वक्रतुंड हो गया, गजानन हो गया, गणाधी हो गया, गणाधी, लंबोदर हो गया, हेरम्ब, हेरम्ब ध्यान रखिएगा, हेरम्ब भी होता है, ठीक है। अच्छा गृह का बताइएगा तो गृह का पर्यायवाची क्या होगा, गृह का घर हो गया, सदन हो गया, भवन हो गया, मंदिर हो गया, ठीक है। निकेतन भी बोलते हैं, निकेतन, आगार, आगार, आलय, आलय, निलय, और गेह भी होता है और आसियाना भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमित क्या दिया हुआ है, अमित शब्द का विलोम है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, अमित का परिमित होता है, अमित का परिमित होता है। थोड़ा मुझे कुछ विलोम शब्द बताएंगे क्या, तो मुझे बता दीजिएगा। अनुज का विलोम शब्द क्या होगा, अनुज का अग्रज होगा। स्थूल का क्या होगा, स्थूल का सूक्ष्म होगा। आविर्भाव का क्या होगा, आविर्भाव का तिरोभाव होगा। सुधा, सुधा का विलोम मैं लिख देता हूँ, ये सुधा का विलोम क्या होगा, हलाहल होगा, हलाहल, हलाहल होगा, ठीक है। उद्धत का विलोम क्या होगा, उद्धत का सौम्य होगा। अथ का विलोम क्या होगा, अथ का इति होगा, ठीक है, अथ का विलोम इति होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गिल्लू किसकी पुस्तक है, मतलब गिल्लू एक पुस्तक है, क्या है, गिल्लू किसकी पुस्तक है, तो इसका सही जवाब जो होगा वह महादेवी वर्मा का होगा। किसकी पुस्तक है, गिल्लू, महादेवी वर्मा का। थोड़ा सा मैं महादेवी वर्मा के बारे में मैं चर्चा कर देता हूँ। महादेवी वर्मा जो है ना, उनका जन्म स्थान जो है वह फर्रुखाबाद में हुआ है। कहाँ है, उनका जन्म कहाँ हुआ, फर्रुखाबाद में। मृत्यु यदि पूछता है कि उनका मृत्यु कहाँ हुआ, तो वह इलाहाबाद में हुआ, ठीक है। इनको आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। और इनको सबसे पहले सम्मान पुरस्कार जो है पद्म भूषण दिया गया था, कब दिया गया था, 1956 में। और एक इनकी पुस्तक है यामा पुस्तक करके, कौन पुस्तक, यामा, यामा पुस्तक करके है। 1982 में इनको जो है क्या दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया गया, किस पुस्तक के लिए, यामा पुस्तक के लिए, ठीक है। और इनकी भाषा कौन सी थी, इनकी भाषा ब्रज भाषा, पूछा है एग्जाम में कि महादेवी वर्मा की जो है अधिकतर पुस्तक जो है किस भाषा में है, वह ब्रज भाषा में है, ठीक है। इनकी जो कविताएं, प्रमुख कविताएं हैं, मैं उनको बता दे रहा हूँ। जैसे निहार हो गया, रश्मि हो गया, नीरजा हो गया, सांध्य गीत हो गया, दीपशिखा, नीलांबरा, ठीक है। गिल्लू, गिल्लू तो मैं बता ही दिया हूँ, गिल्लू तो जानते हैं, ठीक है। यामा बता ही दिया हूँ, इनके लिए 1982 में जो है क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। लेकिन यामा पुस्तक कब लिखी गई थी, 1936 में, ध्यान रखिएगा। इनके कुछ गद्य साहित्य भी हैं, जैसे पथ के साथी, पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, ये सब इनकी क्या है, गद्य साहित्य हैं, ठीक है।
तो चलिए यहीं पे मैं अपने वीडियो को रोकता हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय हो जाएगा, नहीं तो जयशंकर के प्रसाद के बारे में भी बताया होता। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। चलिए, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।